Good morning, friends. Good morning, friends. So, yesterday we have completed standard costing. You might remember, yes or no? So, today what we'll do is instead of starting new chapter, we will revise all formulae on standard costing. Not only will revise, we will write all the formulae on standard costing at one place. सम ऑफ द फाइनल स्टूडेंट्स में थिंक यार क्या यार ये इतने दिन से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे 16-17 लेक्चर हो गए अभी वापस वही चल रहा है क्या तो हम लोग दिस मे बी अ 1 hour लेक्चर बट इट विल बी अ गेम चेंजर करेक्ट दिस whatever you are going to write in today's lecture can be used till your exam. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एग्जाम हॉल में घुसने तक ये फॉर्मूले आप रिवाइज कर सकते हो. क्या होता है अभी बहुत अच्छे से हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है इन 16-17 लेक्चर्स, बट आपको रिवाइज करने के लिए अगर समझो 15 मिनट में रिवाइज करने के लिए अगर आपको कोई शीट मिल गया तो इट विल क्रिएट द वैल्यू लाइक एनीथिंग. सो टुडेज लेक्चर इज फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवीजन फॉर सीए फाइनल, नॉट फॉर इंटरमीडिएट. सीए फाइनल के रिवीजन के लिए ये लेक्चर है बच्चों, ठीक है. तो नो डाउट इसमें बाय डिफॉल्ट इंटर रिवीजन हो जाएगा, बट फाइनल के लिए बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं विच वी आर डिस्कस डायरेक्टली एट सीए फाइनल लेवल जो इंटरमीडिएट में थे ही नहीं. तो दिस वीडियो यू कैन से इज फॉर revision, complete revision of formulae on standard costing. I am not going to explain any of the concept over here. It is just for formulae, my friends. तो चलो let us start revision of standard costing formulae. तो write down first formula. आपको लिखना है बच्चों साथ साथ में. तो first formula is material cost variance. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. फर्स्ट फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरियंस. क्या फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का? इट इज एसपी इंटू एसक्यू माइनस एपी इंटू एक्यू कंज्यूम्ड. स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड. वेयर आपको पता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एसक्यू होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट. तो अगर आपको बाई चांस समझो स्टैंडर्ड इनपुट फॉर 1 unit of output, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर 1 unit of output दिया हुआ है इनटू एक्चुअल आउटपुट आप करोगे तो यू विल गेट एसक्यू. बाकी एक्यू क्या होता है? एक्यू कंज्यूम वो तो पता ही है. एपी इज एक्चुअल प्राइस, करेक्ट और नॉट, ये तो आपको पता है ही. तो मेन इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज एसक्यू. कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एसक्यू नहीं देंगे, आपको बीक्यू देते. तो BQ क्या होता है? इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट. इट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट फॉर 1 unit of output, for 1 unit of output into budgeted output, into budgeted output. तो देखो याद रखो BQ is budgeted, BQ is standard quantity input but for budgeted output. तो budgeted quantity ये भी एक स्टैंडर्ड है but for budgeted output which is set at the beginning of the period. and सबको पता है हमें कंपेयर budgeted cost and actual cost नहीं होता है, हमारा कंपैरिजन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट होता है. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हैज टू बी एडजस्टेड फॉर actual output. Standard cost has to be adjusted for actual output. So SQ is standard quantity input for actual output. Are you understanding this? And AQ is actual quantity consumed. Further, everyone knows this material cost variance is further divided in two parts, that is material price variance, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस. तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड. स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड. एंड देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस. तो फॉर्मूला फॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी consumed into standard price. Standard quantity minus actual quantity consumed into standard price. So if there is only one raw material required to produce the finished product, then material cost variance and uska analysis will be restricted here itself. But if there are two or more raw material, for example, suppose for finished product P, 3 raw materials are required, A, B, C. In that case, material usage variance can be further analyzed in two parts. These two parts are material mix variance
material mix variance and material sub usage variance, material mix and material सब यूसेज वेरिएंस, करेक्ट और नॉट? तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। एंड याद रखो बच्चों, यहां पे मटेरियल यूसेज में मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से होता है, तो नीचे दोनों फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस से ही होगा, तो इट इज स्टैंडर्ड प्राइस। देन मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, अब ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस यूसेज वेरिएंस कब फेवरेबल होता है, कब एडवर्स होता है, ये तो आपको पता है। जस्ट यहां पे मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस ज्यादा रहेगा तो इट इज एडवर्स, स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस कम रहेगा तो इट इज फेवरेबल। एंड प्लीज प्लीज वो प्लस माइनस वाला लॉजिक जो आईसीआई का, उसके साथ मत जाओ यार। वो इंस्टीट्यूट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने क्या किया है, प्लस आंसर आया तो फेवरेबल, माइनस आंसर आया तो एडवर्स। ओके, अब बताओ, कल जाके फॉर्मूला है बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। बजटेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट ज्यादा रहेगा तो एक्चुअली इट्स अ फेवरेबल, बट आंसर नेगेटिव आया तो तुम एडवर्स लिख सकते हो। तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, फिर वो फॉर्मूला को ही बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट की जगह एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट करते हैं। मतलब उनके नॉनसेंस लॉजिक को एडजस्ट करने के लिए वो फॉर्मूला ही चेंज कर रहे हैं। ऐसे स्टंट हम नहीं करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके साथ हम जाएंगे। हमें इतना दिमाग है, हम सीए फाइनल के स्टूडेंट है, करेक्ट है? तो ये प्लस माइनस वाला लॉजिक से हम दूर रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? देन मटेरियल यूसेज वेरिएंस कब फेवरेबल आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड अगर कम रहेगा तो फेवरेबल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड ज्यादा है तो इट इज एडवर्स, करेक्ट है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस में अगर एक्चुअल मिक्स इज मोर देन स्टैंडर्ड मिक्स इट विल लीड टू adverse variance, and if actual mix is less than standard mix it will lead to favorable variance. Getting this? Material subvariance में if standard mix is more than standard quantity it will lead to adverse variance, and if standard mix is less than standard quantity it will lead to favorable variance. It will lead to favorable variance. Are you understanding this? So this material cost variance analyzed in two parts, price usage. Usage is further analyzed into two parts, that is mix and sub usage variance. तो ये हो गया material cost and उसका एनालिसिस। नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस, नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स paid for into actual rate, standard hours into standard rate minus actual hours paid for, actual hours paid for, याद रखो it is actual hours paid for, it is not actual hours worked for, even though there is abnormal idle time, यहां पे हम लोग actual hours paid for ही लेते हैं, करेक्ट है? this labor cost variance which is further analyzed in two parts, these two parts are, सब लोग जानते हैं, it is labor rate variance, कौन सा? लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स paid for. देखो बच्चों, it is actual hours paid for, and then labor efficiency is standard hours minus actual hours into standard rate, and obviously these are also actual hours paid for, these are also actual hours paid for. So if there is only one grade of labor, if there is only one grade of labor, then labor cost variance and uska analysis will stop here itself. But if there are two or more grades of labor, for example skilled workers, unskilled workers, semi skilled workers, male workers, female workers, boys, any classification, there are two or more grades of labor, in that case labor efficiency variance will be further analyzed in three parts, and these three parts are labor mix variance, labor mix variance which can also be called as gang composition variance, which is also known as gang composition variance, then labor idle time variance, labor idle time variance, and last is labor sub efficiency variance, labor सब एफिशिएंसी वेरिएंस। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। देन लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला इज एक्चुअल आवर्स पेड फॉर minus actual hours worked for, actual hours paid for minus actual hours worked for into standard rate। जैसे मैंने मटेरियल में बताया था सेम यहां पे ऊपर लेबर एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे तीनों फॉर्मूला को अब स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई होगा। तो लेबर सब एफिशिएंसी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? वेयर अब आप मुझे बताओ एसएच क्या होता है? एसएच is standard hours required, standard hours allowed for actual output। तो SH होता है standard hours per unit
इनटू एक्चुअल आउटपुट। कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो BH दे देंगे, बजटेड आवर्स दे देंगे, तो बजटेड आवर्स इज आल्सो अ स्टैंडर्ड बट इट इज नॉट सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट, इट इज सेट फॉर बजटेड आउटपुट। तो बजटेड आवर्स का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट। इसी को मैं स्लाइड चेंज करूंगा तो इवन फॉर्मूला कैन बिकम स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इज इक्वल टू बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। तो कभी आपको बजटेड आवर्स एंड बजटेड आउटपुट देंगे तो आप पहले स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैलकुलेट करो एंड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट, यू विल गेट स्टैंडर्ड आवर्स, यू विल गेट स्टैंडर्ड आवर्स। देन व्हाट इज SM? तो इट इज स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ actual hours worked, standard mix of actual hours worked my friend, standard mix of actual hours worked not paid। मतलब जस्ट तुम्हारे लिए सिंपल करके बता रहा हूं मैं, take total of actual hours worked not paid, take total of actual hours worked and put it in proportion of SH, you will get SM. Put it in proportion of SH, you will get SM. And AM is actual hours worked. AM is actual hours worked. अब आपको लग रहा है कि सर अगर आइडल टाइम रहेगा ही नहीं तो फिर मैं कहां से लाऊं वर्क? तो आइडल टाइम अगर है ही नहीं तो वैसे भी एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एंड वर्कड फॉर इज वन एंड द सेम। इफ देयर इज नो आइडल टाइम, एनीवे वर्कड एंड पेड इज वन एंड द सेम थिंग माय फ्रेंड्स। तो AM is actual hours worked, AM is actual hours worked। एंड सेम लॉजिक ऊपर भी मटेरियल में, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए लिखना है तो लिख सकते हो, मटेरियल में भी SM जो होता है, मटेरियल में भी SM, मटेरियल में जो SM है, इट इज अ स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। मतलब टेक द टोटल ऑफ AQ कंज्यूम्ड एंड पुट इट इन द रेशियो ऑफ SQ, पुट इट इन द रेशियो ऑफ SQ, यू विल गेट SM। लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए यहां पे, टेक टोटल ऑफ actual quantity consumed, take total of actual quantity consumed and put in proportion of SQ, you will get SM my friends, you will get SM। are you understanding this? Same logic for labor mix में standard mix के लिए। are you understanding this? तो hope you understood my friends, yes or no? labor mix variance कब favorable आएगा, कब adverse आएगा? same logic like material cost, material mix variance and material sub usage variance। hope you understood this? याद है क्या आपको ये? साथ साथ में राइट आपको मटेरियल में और एक फॉर्मूला है जो आप चाहो तो लिख सकते हो, कुछ बहुत सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट किया था उसका टोटल जो आने वाला है वो डायरेक्टली आउटपुट के एंगल से फॉर्म करना है, तो यू हैव गॉट वन मोर फॉर्मूला, दैट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। राइट ऑन, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड minus actual yield into standard cost per unit of output, standard cost per unit of output, standard yield minus actual yield into standard cost per unit of output, where standard yield is standard output from actual input quantity, standard output from actual input quantity, जितना इनपुट यूज किया है उससे कितना आउटपुट जनरेट होना चाहिए इज स्टैंडर्ड यील्ड, एंड कितना आउटपुट आया इज एक्चुअल यील्ड। तो स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब पर यूनिट की जगह कभी पर किलोग्राम होगा, पर टन होगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो ये हो गया मटेरियल एंड लेबर रिलेटेड फॉर्मूले। थर्ड, राइट ऑन, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ओके का फॉर्मूला इज SRR पर यूनिट। तो SRR पर यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड cost incurred minus actual variable overhead cost incurred, SRR per unit into actual output minus actual variable overhead cost incurred। SRR per unit का क्या फॉर्मूला है बच्चों? SRR per unit का फॉर्मूला इज budgeted variable overheads divided by budgeted output, budgeted variable overheads divided by budgeted output। या अगर आपको SRR per hour पता है तो SRR per hour into standard hours per unit, SRR per hour पता है into standard hours per unit, you can get
SRR per unit. Similarly, SRR per hour का फॉर्मूला है budgeted variable overheads divided by budgeted hours. Budgeted variable overheads divided by budgeted hours. और अगर आपको बाई चांस SRR per unit पहले से पता है तो SRR per unit divided by standard hours per unit, you will get SRR per hour. So this variable overhead cost variance is further divided in two parts. These two parts are variable overhead expenditure. मैं सिर्फ expenditure ऐसे लिखता हूं, तुम चाहो तो variable overhead expenditure variance ऐसा पूरा लिखो. एंड दूसरा है variable overhead efficiency variance. Variable overhead efficiency variance. तो variable overhead expenditure variance का फॉर्मूला है SRR per unit into standard output. SRR per unit into standard output minus actual variable overhead cost incurred, या इसका दूसरा फॉर्मूला है SRR per hour, which ये ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है. एंड ये कैसे डिराइव किया क्या ये पूरा डिटेल में लॉजिक मैं आपको मेन बैच में बता चुका हूं बच्चों. SRR per hour into actual hours minus actual variable overhead cost incurred. एंड एफिशिएंसी वेरिएंस का हर जगह पे फॉर्मूला सेम है. एफिशिएंसी आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. बट अगर ये लेबर एफिशिएंसी होता तो यहां पे मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट से होता. बट ये वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी है, नॉट अ लेबर एफिशिएंसी, इसलिए यहां पे मल्टीप्लाई होगा SRR पर आवर से. तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू SRR पर आवर इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला. तो ये होगा कैलकुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. वैसे ही अभी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला ही सेम लाइक वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. सिर्फ यहां पे SRR पर यूनिट क्या होगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट. तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला इज SRR पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस actual fixed overhead cost incurred minus actual fixed overhead cost incurred. This is the formula for fixed overhead cost variance, and everyone knows this is analyzed in two parts. These two parts are fixed overhead expenditure variance and fixed overhead volume variance. Fixed overhead expenditure and fixed overhead volume variance. Fixed overhead expenditure variance इस लीग में सबसे सिंपल फॉर्मूला है, वो है budgeted fixed overheads, budgeted fixed overheads minus actual fixed overheads. Budgeted fixed overheads minus actual fixed overheads is fixed overhead expenditure variance. And volume variance, volume मतलब output का फॉर्मूला है budgeted output माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू SRR पर यूनिट. अब SRR पर यूनिट की जगह SRR पर आर में कन्वर्ट करके यू कैन डिराइव अदर फॉर्मूला आल्सो. समझो बाय चांस मैं इसको SRR पर आर लिखा तो दिस इज SRR पर आर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट. एंड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से तुम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू बजटेड आउटपुट इज बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट इज स्टैंडर्ड आवर्स. तो ये कन्वर्जन फॉर्मूले मैं आपको बहुत सुपर डिटेल में पढ़ा चुका हूं बच्चों, करेक्ट है. तो SRR पर यूनिट को के फॉर्मूला को पर आर में कैसे लेके जाने का एंड SRR पर आर वाले फॉर्मूले को पर यूनिट में कैसे लेके जाने का, यू ऑलरेडी नो दिस, करेक्ट है. देन दिस वॉल्यूम वेरिएंस इज फर्दर एनालाइज्ड इन थ्री पार्ट्स. यू माइट बी रिमेंबर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एनालाइज्ड इन थ्री पार्ट्स. these three parts are fixed overhead calendar variance, fixed overhead capacity variance and fixed overhead efficiency variance. Calendar, capacity and efficiency. तो calendar variance का फॉर्मूला है budgeted working days minus actual working days into SRR per day into SRR per day. SRR per day का क्या फॉर्मूला होता है, budgeted fixed overheads divided by budgeted working days. तो चलो मैं यहां पे लिखता हूं SRR per day का फॉर्मूला होता है budgeted fixed overheads divided by budgeted working days. Budgeted fixed overheads divided by budgeted working days. SRR per unit का क्या फॉर्मूला होता है, budgeted fixed overheads divided by budgeted output. तो SRR per unit का फॉर्मूला होता है budgeted fixed overheads divided by budgeted output. SRR per hour का क्या फॉर्मूला होता है, that is budgeted fixed overheads divided by budgeted hours. Budgeted hours कैसे कैलकुलेट करते हैं, standard hours per unit into budgeted output. Standard hours per unit into budgeted output. तो ये होगा calendar variance का फॉर्मूला. Capacity variance is budgeted hours minus actual hours into SRR per hour. Budgeted hours minus actual hours into SRR per hour. Please note my friends, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कई बार. यहाँ पे प्लीज रिमेंबर, इफ एक्चुअल आवर्स
are more than budgeted hours. If actual hours are more than budgeted hours, it is a favorable variance, and if actual hours are less than budgeted hours, it is adverse variance. तो यहाँ पे वापस वो प्लस माइनस का लॉजिक फेल हो जाता है, इसलिए हमने कभी, मैंने आपको पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कभी बताया ही नहीं कि प्लस आया तो आंसर फेवरेबल होता है एंड माइनस आया तो एडवर्स, ऐसा कुछ है ही नहीं. फॉर्मूला टू फॉर्मूला दैट लॉजिक डिफर्स, करेक्ट है. एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट, पहले से हमें पता है एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बट मल्टीप्लाई यहां पे होगा एसआरआर पर आवर ऑफ fixed overheads, SRR per hour of fixed overheads. So this calendar, capacity and efficiency. तो please remember my friends, just तुम्हारे knowledge के लिए लिख के दे रहा हूं यहाँ पे. If actual hours are more than standard hours, if actual hours are more than standard hours, it will lead to adverse variance, and if actual hours are less than standard hours, it will lead to favorable variance. If actual hours are worked for are less than standard hours, then it will lead to favorable variance. Hope you are understanding this. So this fixed overhead cost variance analyzed in two parts: expenditure volume. Volume is further analyzed in three parts, that is calendar, capacity and efficiency. Correct or not? Then fifth, right, sales value variance. सेल्स वैल्यू वेरिएंस. तो आप बताओ सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला किस लॉजिक से डिराइव किया? बजटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्चुअल सेल्स वैल्यू. तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस और टोटल सेल्स वेरिएंस यू कैन कॉल इट एज, इट इज बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट into actual sales quantity. Actual selling price per unit into actual sales quantity. This is the formula for sales value variance. Correct है? The sales value variance is further divided in two parts, that is sales price variance and sales वॉल्यूम वेरिएंस. सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट. प्लीज रिमेंबर माय फ्रेंड्स, यहां पे बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज वन एंड द सेम. बजटेड सेल्स क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड सेल्स क्वांटिटी इज वन एंड द सेम. सेल्स के लिए बजटेड एंड स्टैंडर्ड इज वन एंड द सेम. करेक्ट है? तो बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इज द सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला इज बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी फर्दर एनालाइज्ड इन टू वेज. ओके, तो अब ये कैसे एनालाइज करते हैं? ओके, तो इसका पहला एनालिसिस करने का तरीका है, दैट इज सेल्स मिक्स वेरिएंस. कौन सा? सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस. सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस. सेल्स मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स माइनस एक्चुअल सेल्स मिक्स. अब आप लोग ऐसे स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स कहां से लाए? टेक द टोटल ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी एंड पुट इट इन द रेशियो ऑफ BSQ. जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए लिख देता हूं यहां पे, टेक टोटल ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी एंड पुट it in proportion of budgeted sales quantity. You will get standard sales mix. So standard sales mix minus actual sales mix into standard selling price per unit is the sales mix variance का formula. Sales quantity variance का formula is budgeted sales quantity minus standard sales mix into standard selling price per unit. Correct है? तो but ये sales mix variance, sales quantity variance will be calculated when there are two or more finished product. When there are two or more finished product. If there is only one finished product, there is no question of sales mix variance. There is no question of sales mix variance. Okay, there is one more very important classification of the sales volume variance is market size variance and market share variance. कौन सा? Market size variance and market share variance. तो market size and मार्केट शेयर वेरिएंस माय फ्रेंड. तो मार्केट साइज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, सब लोग अच्छे से ध्यान दो. मार्केट साइज, इट इज बजटेड मार्केट साइज माइनस एक्चुअल मार्केट साइज. बजटेड मार्केट साइज माइनस एक्चुअल मार्केट साइज इनटू बजटेड मार्केट शेयर. बजटेड मार्केट शेयर. एंड अब ये जिसका जो भी आंसर आएगा, यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट. यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस per unit. You will get market size variance and market share variance का फॉर्मूला है budgeted market share minus actual market share. Budgeted market share minus actual market share into actual market size.
इंटू एक्चुअल मार्केट साइज, एंड इसका जो भी आंसर आएगा यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वैसे ही तो हमने क्या किया यहां पे, मार्केट साइज का एंड मार्केट शेयर का इंपैक्ट वी हैव स्टडीड ऑन सेल्स वॉल्यूम, वी हैव स्टडीड ऑन सेल्स वॉल्यूम, करेक्ट, ऑन टर्नओवर यू कैन से, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट से हुआ है। तो अभी मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं वहां पे तुम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट की जगह अगर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किए तो यू विल अंडरस्टैंड the impact of market size and market share on profit। यहां पे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किए तो you'll understand the impact of market size and market share on contribution of the company। तो यहां पे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर आप प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस एनालाइज करते हो तो यहां पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस एनालाइज कर रहे हो तो यहां पे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मार्केट साइज वेरिएंस इज आल्सो नोन एज planning variance, market size variance is also known as planning variance, and market share variance is also known as operational variance। market size variance is planning variance and market share variance is operational variance। at the same time market size variance is also known as uncontrollable variance क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, and market share variance is a controllable variance, market share variance is a controllable variance। तो ये हो गया सेल्स वैल्यू वेरिएंस एंड उसका एनालिसिस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को मैंने दो तरह से क्लासिफाई किया है बच्चों, और वो दो तरह से, एक था सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी में उसका क्लासिफिकेशन, एंड एक है मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर में। ये हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी सीख चुके हैं बच्चों, करेक्ट है। नेक्स्ट, ओके, विल एनालाइज थ्री वेरिएंस मेथड फॉर लेबर कॉस्ट, थ्री वेरिएंस मेथड फॉर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो राइट डाउन लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बाय थ्री वेरिएंस मेथड, बाय थ्री वेरिएंस मेथड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस को अगर आपको थ्री वेरिएंस मेथड से एनालाइज करना है, आपको लगता है क्यों एनालाइज करना है इस तरह से, तो व्हेन देयर इज ओनली वन ग्रेड ऑफ लेबर, व्हेन देयर इज ओनली वन ग्रेड ऑफ लेबर एंड आइडल टाइम इज आल्सो इन्वॉल्वड, वी यूज दीज फॉर्मूले। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में पहला कैलकुलेट किया जाएगा लेबर रेट वेरिएंस, देन लेबर आइडल टाइम वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहां पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर माय फ्रेंड्स इनटू एक्चुअल रेट, एंड लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होगा उसमें स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर। आइडल टाइम वेरिएंस इज एक्चुअल आवर्स पेड फॉर minus actual hours worked for, actual hours paid minus actual hours worked into standard rate, and efficiency variance का formula is standard hours minus actual hours worked। अब यहां पे आएगा actual hours worked into standard rate, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप पेड करोगे तो ये वेरिएंस टैली नहीं होगा, यहां पे पेड कर दिया तो आइडल टाइम का भी इंपैक्ट इसी के अंदर घुस गया, आप ऐसे बोल सकते हो। तो एज आइडल टाइम वेरिएंस इज सेपरेटली कैलकुलेटेड इन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड ही लिया जाएगा। दिस इज थ्री वेरिएंस मेथड माय फ्रेंड्स, करेक्ट है। देन बाय थ्री वेरिएंस मेथड वी आल्सो एनालाइज, अगर आपको याद रहेगा, बाय थ्री वेरिएंस मेथड वी आल्सो एनालाइज टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस याद है क्या? व्हेन total overhead cost incurred is given to you but its breakup into fixed overhead cost incurred and variable overhead cost incurred is not given to you, in that case we should use total overhead cost variance, we should analyze total overhead cost variance by three variance method, and वो three variances रहेंगे जिसमें total overhead cost variance को analyze किया जाएगा। वो three variances है total overhead expenditure variance, total overhead expenditure variance, then fixed overhead volume variance, fixed overhead volume variance, and variable overhead एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। आपको मैं भले ही फास्ट लिख रहा हूं जैसे भी है, बट आपको मेरे साथ साथ में लिखना है बच्चों। ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है, ये है टोटल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर का टोटल। सो दिस इज गोइंग टू बी budgeted fixed overheads, formula for this is budgeted fixed overheads plus SRR per hour of variable overheads into actual hours, SRR per hour of variable overheads into actual hours minus actual total overhead
cost incurred minus actual total overhead cost incurred. This is the formula for total overhead expenditure variance. Then fixed overhead volume variance, budgeted output minus actual output into, obviously ये formula तो आप already जानते हो, SRR per unit of fixed overheads. And variable overhead efficiency variance का formula is standard hours minus actual hours into SRR per hour of variable overheads. SRR per hour of variable overheads. So total overhead cost variance is analyzed in three parts, that is total overhead expenditure variance, fixed overhead volume variance and variable overhead efficiency variance by three variance method. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? ओके, चलो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है आप मुझे बताओ. प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला इज बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. तो दिस प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. ओके, दो कैटेगरीज का इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है. वन इज प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस and next is profit quantity variance. Profit mix variance and profit quantity. जैसे सेल्स वॉल्यूम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी, वैसे ही प्रॉफिट वॉल्यूम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, प्रॉफिट मिक्स एंड प्रॉफिट क्वांटिटी. तो बताओ प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस का तुम वही सेल्स मिक्स का फॉर्मूला यूज करो. इट इज स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स माइनस एक्चुअल सेल्स मिक्स, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से. एंड देखो बच्चों, सेल्स मिक्स का फॉर्मूला यही था, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट था. प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस इज बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स, बट मल्टीप्लाई होगा यहां पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. याद करो बच्चों, वहां पे सेल्स वॉल्यूम को दो पार्ट थे, सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी. उसमें सेल्स क्वांटिटी का फॉर्मूला यही था बीएसक्यू माइनस एसएसएम, बट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट था. यहां पे आई हैव मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. आई हैव मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. एंड यही प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस को तुम चाहो तो मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस में भी एनालाइज कर सकते हो. तो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस का देयर कैन बी अनदर क्लासिफिकेशन, एंड दैट अनदर क्लासिफिकेशन इज मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस. मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस, करेक्ट है. मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर पे क्या क्या इंपैक्ट रहेगा ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस. मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम फेवरेबल या एडवर्स है, उसके दो पॉसिबल रीजन है. एक है मार्केट साइज, एंड मार्केट साइज की वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है दैट्स अ प्लानिंग वेरिएंस. दैट इज प्लानिंग वेरिएंस. इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसलिए हम लोग इसको अनकंट्रोलेबल वेरिएंस भी बोलते हैं. क्योंकि मार्केट साइज क्या रहेगा, इंडस्ट्री का क्या साइज रहेगा, इस पे किसी फर्म का कंट्रोल नहीं है. जबकि मार्केट शेयर वेरिएंस इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल वेरिएंस. मार्केट शेयर वेरिएंस इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल वेरिएंस, और इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोलेबल वेरिएंस. इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोलेबल वेरिएंस. गेटिंग माय फ्रेंड्स? सो दिस मार्केट साइज वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड मार्केट साइज माइनस एक्चुअल मार्केट साइज. मैं थोड़ी देर पहले लिख के दे चुका हूं, बट दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्स. बजटेड मार्केट साइज माइनस एक्चुअल मार्केट साइज इनटू बजटेड मार्केट शेयर. अब देखो बच्चों, सेम टू सेम था, बट वहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया था स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, यहां पे मल्टीप्लाई होगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से. मल्टीप्लाई होगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से. एंड मार्केट शेयर वेरिएंस सेम, बजटेड मार्केट शेयर माइनस actual market share. Budgeted market share minus actual market share into actual market size, and same हमने सेल्स में वॉल्यूम में जो एनालाइज किया था, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट किया था, यहां पे आई विल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. यहां पे आई विल मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. सो दिस इज प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस. सेम अगर हमें कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम का करना है तो सेम आप सिर्फ यहां पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट निकाल के स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डाल दो, यू विल गेट contribution volume variance. Profit volume variance को sometimes institute call it as net sales margin volume variance. net sales margin वॉल्यूम वेरिएंस. तो ऐसे ही फिर अभी मार्केट साइज को नेट
समझ रहे, मार्केट साइज का इंपैक्ट ऑन नेट सेल्स मार्जिन, नेट सेल्स मार्जिन मतलब प्रॉफिट ही, करेक्ट है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम की जगह नेट सेल्स मार्जिन या कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम की जगह ग्रॉस सेल्स मार्जिन, ऐसे वर्डिंग वो यूज कर सकते हैं। मार्केट साइज की जगह प्लानिंग वेरिएंस बोल सकते हैं या अनकंट्रोलेबल बोल सकते हैं। मार्केट शेयर की जगह ऑपरेशनल वेरिएंस या कंट्रोलेबल वेरिएंस ऐसे वो बोल सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सेम अगर उसका इंपैक्ट हमें कंट्रीब्यूशन पे देखना है तो राइट डाउन कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, contribution volume variance is equal to budgeted sales quantity minus actual sales quantity into standard contribution per unit. Budgeted sales quantity minus actual sales quantity into standard contribution per unit, and obviously it will be divided in two parts, that is market size variance and market share variance. Market size मैं ब्रैकेट में लिखता हूं प्लानिंग और अनकंट्रोलेबल, लिखना है तो लिखो मार्केट साइज प्लानिंग वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस, मार्केट शेयर दैट इज ऑपरेशनल वेरिएंस, मार्केट शेयर दैट इज ऑपरेशनल वेरिएंस माय फ्रेंड्स। तो मार्केट साइज वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड मार्केट साइज माइनस एक्चुअल मार्केट साइज इनटू बजटेड मार्केट शेयर, बजटेड मार्केट शेयर। अब बताओ बच्चों, ये तो सेम था ऊपर ही, बट वहां पे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से हुआ था, सेल्स वॉल्यूम में मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट हुआ था, यहां पे मल्टीप्लाई होगा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से। एंड मार्केट शेयर वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड मार्केट शेयर माइनस एक्चुअल मार्केट शेयर into actual market size, into actual market size, into actual market size, ये जो भी आएगा यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड contribution per unit, standard contribution per unit. Are you understanding my friends? Yes or no? So this is what is contribution volume variance. Are you getting this? अब हम देखेंगे, हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया था हमारा, रिकंसिलेशन बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। तो राइट डाउन हेडिंग रिकंसिलेशन हम कैसे करते हैं, रिकंसिलेशन बाय एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, reconciliation by absorption costing. Are you getting this? तो reconciliation by absorption costing, सब लोग अच्छे से ध्यान दो बच्चों। तो बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, ओके, उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वेरिएंस। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वेरिएंस और टोटल प्रॉफिट वेरिएंस, विच इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू बजटेड सेल्स क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू बजटेड सेल्स क्वांटिटी। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। बट स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। मैं नीचे लिख के दूंगा, ये पहले हम रिकंसिलेशन देखते हैं, बट नॉट इन अ टैबुलर फॉर्म। टू अंडरस्टैंड हम ट्री डायग्राम के फॉर्म में लिखेंगे, बट एग्जाम में ऑब्वियसली हमें टैबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो दिस प्रॉफिट वेरिएंस इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. These two parts are profit price variance, profit price variance and profit volume variance, profit price variance and profit volume variance. Profit price variance is further divided in two parts. Profit price variance is further divided in two parts, that is cost price variance, cost price variance and selling price variance, cost price variance and selling price variance. and अब ये cost price and selling price के फॉर्मूले में यहां पे लिखते नहीं बैठूंगा. Cost price variance is further divided in four parts. Those four parts are material cost variance, then labor cost variance, labor cost variance, then variable overhead cost variance and fixed overhead कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. एंड इसका फर्दर क्लासिफिकेशन आप जानते हो, मटेरियल कॉस्ट को ऑब्वियसली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज प्राइस एंड यूसेज. यूसेज को डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज मिक्स एंड सब यूसेज, mix and sub usage. Then labor cost को obviously divided in two parts, that is rate and efficiency. Efficiency is further divided in three parts, that is gang composition variance, that is labor mix variance, then idle time variance and
sub efficiency variance. Variable overhead cost variance is divided in two parts, that is expenditure and efficiency. Fixed overhead cost variance is divided in two parts, that is expenditure, fixed overhead expenditure variance and volume variance. Volume variance divided in three parts, that is calendar, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. अगर आपको याद है तो मैंने रेगुलर नोट्स में मैंने आपको ये सब फॉर्मूले विथ ये जो सब है विथ फॉर्मूले लिख के एक बहुत बड़ा चार्ट बना के दिया था आपके, जब मैं आपको ये रेगुलर बैच में पढ़ा रहा था तब इन दी 17 लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था उसमें वन ऑफ द लेक्चर में मैंने ये सब चार्ट आपको विथ फॉर्मूले भी लिख के दिया था. एंड ऑब्वियसली दिस प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस इज डिवाइडेड जनरली इन टू पार्ट्स, दैट इज मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस. मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस. तो ये अगर आप टैबुलर फॉर्म में लेके आओगे ना बच्चों तो इट बिकम्स रिकंसिलेशन बाय एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. इट बिकम्स रिकंसिलेशन बाय एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. कब? अगर आप ये टैबुलर फॉर्म में लिखे तो. करेक्ट है. अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिकंसाइल बाय मार्जिनल कॉस्टिंग. सब लोग अच्छे से ध्यान दो अब यहां पे. तो सब लोग अच्छे से ध्यान दो. अगर आपने ये समझ में आ गया आपको, राइट, रिकंसिलेशन बाय एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये सब वेरिएंसेस और आपको ऐसे, बट कैसे टैबुलर फॉर्म में लेके आते हैं उसको? बजटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, यू विल गेट स्टैंडर्ड प्रॉफिट. स्टैंडर्ड प्रॉफिट के बाद में आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस वेरिएंस का टोटल मतलब प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस ले लो तो यू विल गेट एक्चुअल प्रॉफिट. अब आप लोग सर प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस डायरेक्टली लिखने का तो नहीं लिखने का. क्या लिखने का? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट लिखने का क्या? नहीं. कॉस्ट प्राइस के बदले में क्या आएगा? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट नहीं लेना है तो प्राइस एंड यूसेज दोनों सेपरेट ले लो. इन शॉर्ट अब आपने प्राइस एंड यूसेज ले लिया तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस रिकंसिलेशन में नहीं आ सकता, अदरवाइज वो डबल काउंटिंग हो जाएगा. प्राइस एंड यूसेज आया मतलब ही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया. करेक्ट और नॉट? तो प्राइस, यूसेज, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, देन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, ये सब ले लिया मतलब कॉस्ट प्राइस वेरिएंस आ गया. कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ले लिया मतलब प्रॉफिट प्राइस ले लिया. प्रॉफिट प्राइस एंड प्रॉफिट वॉल्यूम का अगर आप टोटल देखोगे तो इट विल मैच विद द बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट का जो बेसिक डिफरेंस है वो, दैट मींस टोटल प्रॉफिट वेरिएंस. आर यू गेटिंग दिस? बट दिस वाज बाय एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से करना है तो क्या हो जाता है, सुनो मैं ध्यान से बताता हूं आपको. मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर आपको डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट देखना है तो यहां पे प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, सुनो ध्यान से, अभी अच्छे से ध्यान दो. तो रिकंसिलेशन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग मैं यहीं पे आप चेंजेस कर रहा हूं, आपको दोबारा लिखना है लिख सकते हो. ओके, आप लोग नहीं सर आप लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहे तो आप पॉज करके लिखो, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं. मुझे ये वीडियो राइट 1 आवर रिवीजन के लिए फास्ट कल जाके आपको विदाउट लिखे फटाफट अगर सुनना भी है तो फास्ट रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं इतना फास्ट ले रहा हूं. आपको लिखना है तो पॉज करके लिखो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपको रिकंसिलेशन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग करना है तो रिकंसिलेशन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग माय फ्रेंड्स. ओके, तो दिस प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस विल गेट रिप्लेस्ड बाय कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस. विल रिप्लेस बाय कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस. कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला आप जानते हो, budgeted sales quantity minus actual sales quantity into standard contribution per unit. Obviously it can be divided in market size and market share, but market size and market share में भी multiply by standard contribution per unit से ही होगा. and ये सारा रामायण as it is रहेगा बच्चों. only difference will be ये पूरा जो fixed overhead cost variance है ये पूरा उठ जाएगा यहाँ पे and सिर्फ एक ही variance यहाँ पे रहेगा, that is fixed overhead expenditure variance. यहाँ पे एक ही रहेगा, that is fixed overhead एक्सपेंडिचर वेरिएंस. बाकी सब डिस्कशन एज इट इज, बाकी सब डिस्कशन एज इट इज. तो सीधी सी बात है, अगर आपको एब्सॉर्प्शन जो एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिकंसिलेशन था उसके बदले में मार्जिनल कॉस्टिंग से रिकंसिलेशन लेना है, ओनली पहला चेंज प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस विल गेट रिप्लेस्ड बाय कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेकंड जो फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वॉल्यूम ये सब था उसके बदले में सिर्फ एक ही वेरिएंस आएगा, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. तो ये हो गया रिकंसिलेशन बाय एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड रिकंसिलेशन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट था. इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल्स हम इस पे सॉल्व कर चुके. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? ओके, देन उसमें और एक कंसेप्ट था, इसमें रिकंसिलेशन में नहीं बट और एक कंसेप्ट है सीए फाइनल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस. तो आप बताओ, कंपनी सेट द स्टैंडर्ड्स एट द बिगिनिंग, उसको हम बोलते हैं एक्स एंटे स्टैंडर्ड्स. याद है कि आपको जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स है कौन से?
ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स है उसको हम एक्स एंटी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। देन ये स्टैंडर्ड्स जब रिवाइज्ड होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स रिवाइज होते हैं बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसको हम एक्सपोस्ट स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोस्ट स्टैंडर्ड बोलते हैं। एंड एक्सपोस्ट स्टैंडर्ड के बाद में हम एक्चुअल डेटा कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी एंड एक्सपोस्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लानिंग वेरिएंसेस। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटे एंड एक्सपोस्ट है जो वेरिएंसेस आते हैं, प्लानिंग वेरिएंस, एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सपोस्ट एंड एक्चुअल जो होता है those are operational variances. Those are operational variances, and obviously planning variances are uncontrollable. प्लानिंग वेरिएंसेस आर अनकंट्रोलेबल, ऑपरेशनल वेरिएंसेस आर कंट्रोलेबल। ये आप सब जानते हो, ऑपरेशनल वेरिएंसेस आर कंट्रोलेबल, एवरीवन नोज दिस, करेक्ट है। तो अब यहां से डिस्कशन चला जाता है फिर अगर सर मटेरियल प्राइस रिवाइज हुआ तो कैसे फॉर्मूले यूज करना है, मटेरियल यूसेज अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज हुआ तो कैसे, वो सब हम फॉर्मूले वन बाय वन सीखेंगे। तो राइट डाउन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे एनालाइज करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विथ स्टैंडर्ड प्राइस का रिवीजन। अगर स्टैंडर्ड प्राइस का रिवीजन हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस का रिवीजन हुआ है, तो इन दैट केस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 3 पार्ट में, ओके। या अगर समझो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो पहला होगा प्लानिंग एंड दूसरा होगा ऑपरेशनल वेरिएंसेस। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस। ऑपरेशनल वेरिएंसेस में 2 वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे, वो होंगे मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज। एंड यहां पे प्लानिंग वेरिएंसेस में कैलकुलेट होगा मटेरियल प्राइस रिवीजन वेरिएंस, मटेरियल प्राइस रिवीजन वेरिएंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? एंड ऑब्वियसली ये प्लानिंग एंड जो ऑपरेशनल है उसका टोटल, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल का जो भी टोटल आएगा इट विल मैच टू द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला वही जो हम पहले से सीखते आ रहे हैं, समझ रहा है? जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब एक्स एंटे एंड एक्चुअल का कंपैरिजन करके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट होगा। चलो ऑपरेशन में तुम्हारे फॉर्मूले वही रहते हैं जो तुम्हारे ट्रेडिशनल फॉर्मूले है, ओनली थिंग इज दैट जो रिवाइज हुआ है वो रिवाइज हो जाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड प्राइस की जगह भी रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा। तो प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस की जगह आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस into actual quantity consumed, material usage variance is standard quantity minus actual quantity consumed into standard price की जगह आएगा revised the standard price की जगह आएगा revised standard price, and obviously price revision में आएगा यहाँ पे standard price minus revise the standard price into standard quantity, standard price minus revise standard price into standard quantity। तो ये हो गया material cost variance with price revision, then write down material cost variance with quantity revision, with standard quantity का revision हुआ तो क्या, तो राइट डाउन विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवीजन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवीजन, ओके। तो क्वांटिटी रिवीजन के साथ में ऑब्वियसली अगेन इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, are you getting this? Then operational will obviously divided in 2 parts, that is price and usage, एंड यहां पे प्लानिंग में एक ही वेरिएंस कैलकुलेट होगा एंड उस एक वेरिएंस का नाम होगा मटेरियल यूसेज रिवीजन वेरिएंस, आपको लग रहा है सर यूसेज रिवीजन क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज, तो मटेरियल यूसेज रिवीजन वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज रिवीजन वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ, इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस revise the standard quantity into standard price, and operational variances के फॉर्मूले आर सेम, दैट इज, हाँ चलो बोलो, ऑपरेशनल मतलब एक्स पोस्ट एंड एक्चुअल कंपेयर करके होता है, तो दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। यूसेज वेरिएंस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो इसकी जगह रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूसेज इन ऑपरेशनल। तो ये हुआ बच्चों दोनों विथ प्राइस रिवीजन एंड विथ क्वांटिटी रिवीजन, बट कई बार दोनों रिवाइज होता है, तो दोनों रिवाइज हुआ तो कैसे एनालाइज करते वो भी देखते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विथ प्राइस एंड क्वांटिटी रिवीजन, अगर दोनों चेंज होते हैं तो कैसे, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ऑब्वियसली प्लानिंग वेरिएंसेस
प्लानिंग वेरिएंसेस एंड दूसरा ऑपरेशनल वेरिएंसेस। प्लानिंग में भी दो वेरिएंस कैलकुलेट हो गए क्योंकि अभी दोनों चेंज हो रहा है, दैट इज प्राइस रिवीजन वेरिएंस, प्राइस रिवीजन वेरिएंस एंड ऑब्वियसली क्वांटिटी रिवीजन मतलब यूसेज रिवीजन वेरिएंस, यूसेज रिवीजन वेरिएंस। एंड ऑपरेशनल में रेगुलर दो वेरिएंस कैलकुलेट हो गए, दैट इज प्राइस एंड यूसेज, प्राइस एंड यूसेज। तो बताओ प्लानिंग में प्राइस रिवीजन का क्या फॉर्मूला होगा, इट इज स्टैंडर्ड प्राइस minus revise the standard price minus revise standard price into standard quantity, and usage revision में it is standard quantity minus revise the standard quantity into स्टैंडर्ड प्राइस। बट इन दोनों में से एक जगह पे रिवाइज से मल्टीप्लाई होता है, आप मुझे बताओ कहां पे रिवाइज होगा, तो ये होगा रिवाइज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी माय फ्रेंड्स। याद रखो दोनों जगह पे मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड से नहीं होता है, एक जगह रिवाइज से मल्टीप्लाई होता है, तो इट इज रिवाइज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इट इज रिवाइज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था बच्चों। देन प्राइस वेरिएंस ऑपरेशनल में तो बहुत सिंपल है, इट इज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो इट इज रिवाइज द स्टैंडर्ड प्राइस minus actual price into actual quantity consumed, usage variance is standard quantity minus actual quantity, so it is revise the standard quantity minus actual quantity consumed into standard price की जगह आएगा यहाँ पे revise the standard price per unit per kilogram, जो भी कुछ होगा। Are you understanding this? So these are the operational variances my friends, these are the operational variances and planning variances with price and quantity दोनों का रिवीजन। एंड सेम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फॉर लेबर कॉस्ट ऑल्सो। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे एनालाइज करते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस विथ लेट अस से रेट रिवीजन, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस विथ रेट रिवीजन, तो ऑब्वियसली प्लानिंग में अभी एक ही वेरिएंस कैलकुलेट होगा, प्लानिंग में एक ही, दैट इज रेट रिवीजन वेरिएंस, प्लानिंग में एक ही कैलकुलेट होगा, दैट इज रेट रिवीजन वेरिएंस। एंड ऑपरेशन में ऑपरेशनल वेरिएंसेस में दो वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे, दैट इज रेट एंड एफिशिएंसी, दिस टू वेरिएंसेस विल बी कैलकुलेटेड इन ऑपरेशनल। तो प्लानिंग वेरिएंसेस में रेट रिवीजन हुआ है, हाँ चलो बोलो क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, रेट वेरिएंस ऑपरेशन में रेट, तो इट इज स्टैंडर्ड रेट, तो रेट चेंज हुआ है तो रिवाइज द स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, then efficiency variance is standard hours minus actual hours paid for into revised standard rate, so this is labor cost variance का analysis with rate revision, my friends। वैसे ही अभी labor cost variance का analysis further we can do with standard hours revision, तो चलो लिखो फटाफट अभी labor cost variance with standard hours का revision, तो obviously again this will be divided in two parts, that is planning variances and operational variances, प्लानिंग में एक ही कैलकुलेट होगा, that is लेबर एफिशिएंसी रिवीजन वेरिएंसेस। ऑपरेशन में दो कैलकुलेट होंगे, दैट इज लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी, तो प्लानिंग वेरिएंसेस में बताओ क्या आएगा, यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स का रिवीजन हुआ है, तो एफिशिएंसी में क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बट यहां पे आएगा स्टैंडर्ड आवर्स minus revise the standard hours because it's a planning variance, standard hours minus revised standard hours into standard rate variance, हाँ बोलो, it is standard rate minus actual rate into actual hours paid for। आप लोग ऐसा रिवाइज क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ आवर्स रिवाइज हुआ है यहाँ पे एफिशिएंसी में, स्टैंडर्ड आवर्स तो उसकी जगह आएगा रिवाइज द स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो दिस इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड उसका एनालिसिस विद स्टैंडर्ड आवर्स का रिवीजन। वैसे ही लेबर कॉस्ट वेरिएंस का एनालिसिस कैसे करते हैं, विथ रेट एंड आवर्स रिवीजन, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स भी रिवाइज हुए एंड स्टैंडर्ड रेट भी रिवाइज हुआ है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इसको वापस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल, याद है आपको। देन प्लानिंग वेरिएंसेस में दो कैलकुलेट होंगे, दैट इज रेट रिवीजन
and efficiency revision, rate revision and efficiency revision. And obviously ऑपरेशन में दो वेरिएंस कैलकुलेट हो गए तुम्हारा रेट एंड एफिशिएंसी, रेट एंड एफिशिएंसी. ऑब्वियसली प्लानिंग एंड ऑपरेशनल का टोटल विल मैच टू लेबर कॉस्ट, एंड प्लानिंग में रेट रिवीजन एंड एफिशिएंसी रिवीजन का टोटल विल मैच टू ऑब्वियसली टोटल प्लानिंग वेरिएंस, एंड देन टोटल ऑपरेशनल वेरिएंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट इज रेट एंड एफिशिएंसी. चलो बोलो फिर अभी रेट रिवीजन वेरिएंस क्या होगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज द स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, इनटू स्टैंडर्ड आवर्स. सिर्फ एक जगह पे रिवाइज से मल्टीप्लाई होता है, कौन सा मैं बाद में लिखता हूं. एफिशिएंसी वेरिएंस इज ओके स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. तो यहां पे मल्टीप्लाई रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स से होगा एंड स्टैंडर्ड रेट विल रिमेन एज इट इज. एंड ये तो फॉर्मूले सेम है यार ऑपरेशनल में, रेट वेरिएंस का फॉर्मूला. हाँ बोलो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बट यहां पे रिवाइज द स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर. एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला रिवाइज द स्टैंडर्ड आवर्स माइनस actual hours into revised standard rate, into revised standard rate. So labor cost variance का further analysis in planning and operational. Are you understanding my friends? तो ये कब planning and operational variances में कैसे क्लासिफिकेशन होता है we have studied in depth my friends. सब फॉर्मूले मैं लिख के दे चुका हूं. तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं बच्चों, ऐसे कोई फॉर्मूले आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में दिया ही नहीं है, बट कैलकुलेशंस किए, टेरिबल कैलकुलेशन किए. मुझे नहीं लगता कि वो स्टूडेंट लेवल पे कोई समझ पाएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टूडेंट लेवल पे कोई समझ पाएगा ऐसे मुझे लगता भी नहीं है. बट तो इसलिए ये फॉर्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं पे भी आईसीआई स्टडी मटेरियल में मेंशन्ड नहीं है माय फ्रेंड्स. मैंने रेगुलर बैचेस में जब ये पढ़ाया आपको विथ प्रूफ बताया हुआ है कि ये फॉर्मूले आए कैसे. अब आप लोग ये सब कैसे फटाफट फॉर्मूले लिख के दे रहे हो, क्योंकि मुझे वो लॉजिक पता है फॉर्मूला का, इसलिए मैं फटाफट लिख के दे पा रहा हूं बच्चों. मैंने आपको रेगुलर बैच में विथ लॉजिक ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए ये भी आपको समझाया है. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? देन जैसे मैंने पहले बताया था एक बार हाउ टू कैलकुलेट बजटेड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, वो भी लिख के देता हूं मैं. चलो बजटेड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट, रिकंसिलेशन करने के लिए हमें कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है बजटेड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट. तो बजटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट इनटू budgeted sales quantity, standard profit per unit into budgeted sales quantity. Standard profit का formula is standard profit per unit into actual sales quantity, and obviously actual profit का formula is actual profit actual profit per unit into actual sales quantity, actual profit per unit into actual sales quantity, या total sales value minus टोटल एक्चुअल कॉस्ट, एंड टोटल एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट प्लस एक्चुअल लेबर कॉस्ट प्लस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट प्लस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, ये सब हम ले सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? यस और नो? तो ये सब आपको समझा है क्या, आप मुझे बताओ बच्चों. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑल फॉर्मूले एटलीस्ट आई हैव रिटन, ऑल फॉर्मूले. एंड जस्ट एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, राइट? यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. वहां पे कभी कभी ना बच्चों overheads are not absorbed on the basis of hours. Suppose overheads are absorbed on the basis of let us say total setups, कभी total batches या कभी total material requisitions, करेक्ट है, या कभी कभी टोटल परचेस रिक्विजिशंस के बेसिस पे, टोटल लेट्स से प्रोडक्शन रन्स के बेसिस पे. मतलब ओवरहेड रिकवरी का बेस व्हेन इट इज नॉट आवर्स बट सम अदर कॉस्ट ड्राइवर इज देयर, तो उस केस में समझो यहां पे आपको मटेरियल, समझ में आ रहा है आपको, मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड हैंडलिंग कॉस्ट का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जहां पे समझो कॉस्ट ड्राइवर इज परचेस रिक्विजिशंस, तो उस केस में वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको एक जस्ट फॉर एग्जांपल एक लिख के देता हूं. वैसे कॉस्ट ड्राइवर तो कुछ भी हो सकता है. तो उस केस में समझो उन्होंने आपको दिया है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वेरिएंस, जिसका कॉस्ट ड्राइवर परचेस रिक्विजिशंस है. तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होगा एसआरआर पर यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इनकर्ड
material handling cost incurred, it will be divided in two parts. These two parts are expenditure and efficiency. Expenditure and efficiency. तुम मुझे वेरिएबल और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का ही फॉर्मूला बताओ, क्या था? SRR पर आर. तो SRR पर आर की जगह आता है यहां पे अभी SRR पर purchase requisition. SRR पर purchase requisition, because purchase requisition is the activity cost driver. अगर समझो cost driver is बैच सेटअप, तो यू कैन फाइंड आउट SRR पर बैच सेटअप इनटू अब बताओ SRR पर आर इनटू एक्चुअल आर्स होता है, तो SRR पर परचेज रिक्विजिशन इनटू एक्चुअल परचेज रिक्विजिशंस करेक्ट है, एंड माइनस एक्चुअल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट एंड अब बताओ एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आर्स. तो स्टैंडर्ड आर्स की जगह यहां पे क्या आएगा बोलो? स्टैंडर्ड परचेस रिक्विजिशंस फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस actual number of purchase requisitions into SRR पर आर रहता है, बट यहां पे आएगा SRR पर परचेस रिक्विजिशन. अभी कभी परचेस रिक्विजिशन की जगह कभी बैच सेटअप आएगा, कभी और कुछ कॉस्ट ड्राइवर हो सकता है बच्चों. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो through this 1 hour video I have tried to revise all the formulae on standard costing applicable for CA final. Are you understanding this? Right? ये छोड़ के भी छोटे छोटे और कहीं फॉर्मूले, छोटे छोटे कंसेप्ट्स है उसमें जो हमने रेगुलर बैच में सब डिटेल में पढ़े. सो द पर्पस ऑफ दिस 1 hour रिविजन इज जस्ट टू recollect all the formulae, my friends. Thank you very much. Right? Goodbye, my friends.